हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बीपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है स्वामी स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। मैं आज टॉपिक जो करने वाला हूं यहाँ पर, वो है एटमॉस्फेयर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो हम कर चुके हैं, आप पहले वाले पार्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, इसको हम समझेंगे। साथ में हम ये भी समझेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस क्या है, यानी महत्व क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल की संरचना है ना, वायुमंडल की संरचना, ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, वायुमंडल की यानी वायुमंडल जो है हमारा, वो किस तरह से बना हुआ है। तो बहुत बेसिक सा पॉइंट समझिए कि वायुमंडल जो संरचना है, देखो संगठन का मतलब क्या होता है कि वायुमंडल किन चीज़ों से बना हुआ है। मेरी बात सुनिए, कंपोजिशन का मतलब होता है कि वायुमंडल किस किस से बना हुआ है। तो वायुमंडल संगठन में हमने पढ़ा कि वायुमंडल गैस से बना हुआ है, वायुमंडल धूलकणों से बना हुआ है, वायुमंडल जलवाष्प से बना हुआ है। ये संगठन था। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर, यानी वायुमंडल किस तरह से फैला हुआ है। तो वायुमंडल हॉरिजेंटल फॉर्म में और परतों के रूप में है। वो सिंपल सी बात करें कि वायुमंडल की संरचना क्या है, तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर क्षैतिज रूप से परतों के रूप में फैला हुआ है। ध्यान रखिए, वायुमंडल की संरचना में बात कर रहा हूं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर क्षैतिज रूप से परतों के रूप में फैला हुआ है। एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ एज ए हॉरिजॉन्टल लेयर, हॉरिजॉन्टल लेयर के फॉर्म में फैला हुआ है। जैसे मान लीजिए, बहुत सीधी सी बात बताते हैं हम, इसको थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर लेयर के फॉर्म में है। जैसे मान लीजिए ये एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, है ना, इस तरह से लेयर के फॉर्म में है। तो चारों ओर, तो सबसे पहली बात है हाउ मैनी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक, तो पहली बात क्या मैंने आपको बताई कि जो लेयर्स हैं वो कैसी हैं, क्षैतिज हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए एटमॉस्फेयर इज इन हॉरिजॉन्टल लेयर, ठीक है। हाउ मैनी लेयर इन एटमॉस्फेयर, तो मैं आपको बताऊं कि देर आर 5 layers इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होती हैं। बहुत क्लियर समझिए, मैंने पहला क्या बोला कि जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो परतों के रूप में, जैसे पहली परत, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, तो ये दूसरी, ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई, है ना, ये थर्ड लेयर हो गई, इस तरह से फोर्थ लेयर हो गई, और ये फिफ्थ हो गई। तो इस तरह से जो एटमॉस्फेयर है वो लेयर के फॉर्म में है। ठीक, लेयर के फॉर्म में है। और हमने बोला कि कितनी लेयर हैं, तो अगर बहुत मीनिंग से समझा जाए, बहुत इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझा जाए, तो क्या हम समझेंगे कि एटमॉस्फेयर 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 इज इन 5
हॉरिजॉन्टल लेयर, हॉरिजॉन्टल लेयर्स, ठीक है। 5 हॉरिजॉन्टल लेयर में है। पहली लेयर है, पहला जो पार्ट है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर। इसको ना होमस्फीयर भी कहते हैं कभी कभी। होमस्फीयर मतलब जो स्ट्रेटोस्फीयर है, क्योंकि इसी में हमारा आवास है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर है ये, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर, हिंदी में कहते हैं इसको क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पहली हमारी लेयर है ये वाली, ये है ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल। इसकी जो हाइट है वो हाइट है, ऊंचाई हाइट फ्रॉम सी लेवल इज 0 to, यानी सी इज फ्रॉम सी लेवल इज 0 to 20 किलोमीटर। अराउंड इसकी हाइट लगभग कितनी है, 20 किलोमीटर तक है। यानी ये 0 किलोमीटर है, सी लेवल है, और यहाँ पे जो हाइट है वो लगभग 20 किलो। अच्छा देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। ये हाइट है ना, आपको यूनिफॉर्म नहीं, मैं बता रहा हूँ यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पर ये हाइट 18 किलोमीटर भी मिलेगी आपको, कहीं पर ये 22 भी मिलेगी। यानी जो हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर है वो अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड, अकॉर्डिंग टेम्परेचर, अकॉर्डिंग प्रेशर, ये कम या ज़्यादा होती रहती है, ये ध्यान रखना है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर हमने 20 बोल दिया तो 20 ही है। ऑप्शन में अगर 19 भी होगी, ऑप्शन में 18 भी हो सकती है, ऑप्शन में 17 भी हो सकती है, ऑप्शन में 22 भी हो सकती है। तो ये कोई फिक्स नहीं होती है ना। जैसे मान लीजिए अगर दिल्ली की बात करें हम, दिल्ली का तापमान अभी जो है वो कम होता जा रहा है। तो हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एकदम नीचे आती चली जाएगी। यानी जहाँ पर तापमान कम होगा, जहाँ पर ठंडी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर डाउन होगा, उस रीजन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर है, वो नीचे होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये हाइट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो कुछ रीजन में 20 किलोमीटर है, कुछ रीजन में 18 भी हो सकती है, कुछ रीजन में 22 भी हो सकती है, कुछ रीजन में 19 भी हो सकती है। लेकिन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 18 से 20 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है, ठीक। अब ये हमने एवरेज बता दिया, हम इम्पोर्टेंस बाद ही बताएंगे इसका। तीसरा दूसरी लेयर है जो दूसरी, फर्स्ट तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर यानी इसको कहते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। यानी ये जो लेयर है इससे ऊपर वाली, ये वाली, इसकी हाइट लगभग हाइट कितनी है, इसकी हाइट होगी लगभग अराउंड 50 किलोमीटर। मैंने फिर क्या बोला, ये हाइट एवरेज में है, तो ये हाइट कितनी है, लगभग 50 किलोमीटर। ये हाइट 50 किलोमीटर तक हो सकती है, 48 भी होगी, 45 भी होगी, 52 भी हो सकती है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, 52 भी हो सकती है। तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर। तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहली लेयर कौन सी हमारी एटमॉस्फेयर में है, वो है ट्रोपोस्फीयर, हिंदी में कहें तो क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल।
और उसके बाद है, इसको कहते हैं समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है। उसके बाद जो देखो इनमें क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या इनका यूज़ है, वो हम बाद में बताएंगे। हम पहले स्ट्रक्चर सीधा समझा देते हैं विद हाइट। तो पहला ट्रोपोस्फीयर है, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर है, और तीसरी जो लेयर है वो है मेसोस्फीयर, है ना, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर का मतलब है मध्य मंडल। इसको कहीं कहीं पर थर्मोस्फीयर भी कहा गया है, थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, थर्मोस्फीयर भी कहा गया है। तो ये कैसे मध्य मंडल, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग एनसीईआरटी और इग्नू है, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर, जो आपका एग्ज़ाम एनटीए ले रहा है यूजीसी का, वो एग्ज़ाम किसी गाइड से नहीं ले रहा, वो जो गवर्नमेंट डेटा है, खासकर यूजीसी मतलब एनसीईआरटी है, या खुद यूजीसी का अपना नोट्स है, या फिर इग्नू है, एनआईओएस है, वहाँ से ले रहा है। तो जितने भी मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, जितने भी मैं आपको फैक्ट दे रहा हूँ, वो सारे के सारे कहाँ से हैं, वो हैं गवर्नमेंट डेटा से, ठीक है। तो इसकी हाइट है लगभग 86 किलोमीटर, है ना, 86 किलोमीटर ये। उसके बाद है आयनोस्फीयर, ठीक है, आयनोस्फीयर, यानी इसके बाद है ये आयन मंडल, आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर, ठीक है, आयन मंडल, आयनोस्फीयर ये। इसकी हाइट है लगभग 640 किलोमीटर तक, 640 किलोमीटर तक। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हाइट है ना, ये आपको अलग अलग मिल सकती है अलग अलग बुक में, लेकिन आपको वही प्रेफर करनी है जो गवर्नमेंट डेटा में है, यानी जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद है एक्सोस्फीयर, इसको आता है एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। इसकी हाइट कहाँ तक है, लगभग 1000 मीटर तक है, सॉरी 1000 किलोमीटर तक है, ये 1000 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये है तो बेसिक मैंने आपको बता दिया, आगे हम उसको डिटेल में करेंगे। एक बात मैं और यहाँ बता दूं कि इसी रीजन में ना एक लेयर है जिसका नाम है क्षोभ सीमा, यहीं पर एक है क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा, ठीक है। यहीं पर है मतलब स्टेटोपॉज, यहीं पर है ट्रोपोपॉज, और यहीं पर है मेसोपॉज, यहीं पर है आइनोपॉज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसी एरिया में एक छोटा सा लेयर है जिसको हम आइनोस्फीयर या आइनोपॉज कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है आइनोपॉज, ये सॉरी ट्रोपोपॉज, तो ये ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज यानी क्षोभ सीमा। ऐसे ही है स्टेटोपॉज, स्टेटो समताप सीमा, यहीं पर है मेसोपॉज, मेसो सीमा यानी मध्य मंडल सीमा। उसके बाद है आयनोपॉज, आयन मंडल सीमा। और इसका एक्सोपॉज नहीं है, एक्सोपॉज नहीं है, उसका रीज़न है कि हमें अभी तक ऊपर कहाँ तक इसकी लिमिट है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, जहाँ पर ट्रोपोस्फीयर ख़त्म होता है वहीं पर ट्रोपोपॉज है, यानी ट्रोपोपॉज मतलब क्षोभ मंडल की क्षोभ मंडल सीमा। वहीं जहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर ख़त्म होता है वहाँ पर स्ट्रेटोपॉज है, यानी समताप सीमा, ठीक है। जहाँ पर मेसोस्फीयर ख़त्म होता है वहाँ पर मेसोपॉज यानी मध्य मंडल सीमा। जहाँ पर आयन मंडल ख़त्म होता है उस रीजन में आयनोपॉज है, यानी आयन मंडल सीमा,
ठीक है, एक्सोपॉज नहीं है। उसका रीज़न है अभी तक हमें नहीं पता चला है कि उसकी आखिरी लिमिट कहाँ तक है। ठीक, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। स्ट्रेटोपोज, मेसोपोज, ट्रोपोपोज, आइनोपोज और एक्सोपोज नहीं है। ओके, अब हम एक डिटेल में बताते हैं कि इनका सबका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं इसको। चलें, ठीक है। अब सबसे पहले हम आते हैं, क्षोभ मंडल की बात करते हैं। क्षोभ मंडल में क्या क्या है, ठीक है। यू नो क्वेश्चन बनेगा ना, सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। तो क्षोभ मंडल पूरे एटमॉस्फेयर का, यानी जो स्ट्रेटोस्फेयर है, पूरे एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जोन है। ठीक है, मोस्ट डिस्टर्ब जोन। डिस्टर्ब जोन सबसे ज़्यादा ये इसमें डिस्टर्बेंस होता है, यानी जो क्लाउड्स हैं वो भी इसी में बनते हैं। ध्यान रखना, जो रेनफॉल है वो भी इसी में होता है। ठीक है, रेनफॉल है वो इसी में होता है। विंड्स हैं, विंड्स और साइक्लोन भी इसी में होते हैं, है ना। मोस्ट डिस्टर्ब जोन, क्लाउड्स, रेनफॉल, विंड्स या साइक्लोन, वो सब इसी में होते हैं। ठीक है, हेलस्टॉर्म यानी टॉम यानी ओलावृष्टि भी इसी, यानी मौसम संबंधी सभी, है ना, यानी जो वेदर रिलेटेड हैं, है ना, वेदर रिलेटेड, वेदर और सीजन रिलेटेड यानी क्लाइमेट रिलेटेड जो भी फिनोमिना हैं सारे के सारे इसी में होते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्लाउड इसी लेयर में है, रेनफॉल इसी लेयर में है, विंड्स और साइक्लोन इसी लेयर में है, और हेलस्टॉर्म भी इसी लेयर में है। ठीक है, इसी लेयर में है। तो ये हो गया है आपका ट्रोपोस्फीयर। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या क्या है। स्ट्रेटोस्फीयर तो पहले तो बात करते हैं, ये इसको हम स्ट्रेटोस्फीयर की अगर बात करें, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक फीचर ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की करेक्टरिस्टिक क्या है वो समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहला है स्ट्रेटोस्फीयर में कि ये काम रीजन है। काम का मतलब है कि यहाँ पर हॉरिजेंटल विंड नहीं चलती है, बहुत नहीं, क्योंकि उसका रीज़न है कि यहाँ पे टेम्परेचर डिस्टर्बेंस नहीं है, नो टेम्परेचर वेरिएशन, है ना, नो टेम्परेचर चेंज। यहाँ पर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता, एक जैसा रहता है। उसके बाद है इसी लेयर में, है ना, इसी लेयर में क्या मिलता है, ओजोन, O3। इसी लेयर में क्या मिलता है, जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम भी इसी लेयर में है। तो मेरी बात क्लियर समझ गए। हमने क्या बोला कि भैया देखो कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है या समताप मंडल है वो शांत क्षेत्र है, काम रीजन है, नो टेम्परेचर चेंज। इस रीजन में कोई भी तापमान चेंज नहीं होता है। O3 यानी ओजोन भी इसी
ओजोन भी इसी लेयर में है। उसके बाद है जेट स्ट्रीम, है ना, मतलब जेट स्ट्रीम भी इसी लेयर में चलती हैं। जेट स्ट्रीम आगे टॉपिक है, मैं उसको कराऊंगा कि जेट स्ट्रीम क्या है क्या नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेसोस्फीयर। इसको मिटा देते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये स्पेसिफिक फीचर हैं किसके, मेसोस्फीयर के। अब अब बात करते हैं कि मेसोस्फीयर का। देखो मेसोस्फीयर में क्या होता है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। हमें मेसोस्फीयर में सडन टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जो उल्का पिंड है, उल्का पिंड मतलब क्षुद्र ग्रह, मेटोराइट्स, तो जो मेटोराइट्स हैं और एस्टेरॉइड्स हैं वो हमें इसी में दिखाई देते हैं। मेटेओराइट्स और एस्टेरॉइड्स, यानी जो उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह, ठीक है, वो इसी में है। तो उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह इसी लेयर में हमें दिखाई देते हैं। कभी आपसे पूछे कोई कि टूटता हुआ तारा किस लेयर में दिखाई देता है, किस परत में दिखाई देता है, तो टूटता हुआ तारा इसी लेयर में हमें दिखाई देते हैं, मेसोस्फीयर में। ठीक है, यही इनका यूज़ है, क्योंकि तो हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं वो सारी की सारी, है ना, वो यहीं तक है। अच्छा, प्लेन जो है ना, वो प्लेन इस एरिया में चलते हैं। कभी आपसे कोई क्वेश्चन बने कि प्लेन किस एरिया में चलते हैं, तो प्लेन इसी एरिया में चलते हैं, इस एरिया में, ये ध्यान रखना, इस एरिया में प्लेन चलते हैं, हवाई जहाज। ठीक है, तो अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फीयर यानी लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। एरोप्लेन किस एरिया में चलते हैं, अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फीयर यानी लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। इस एरिया में हमारे जितने भी प्लेन हैं, एरोप्लेन हैं, हवाई जहाज है, वो इस एरिया में चलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका मेसोस्फीयर। अब बात करते हैं यूज ऑफ आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर। ठीक है, अच्छा, आयनोस्फीयर में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये हमारे लिए दो, जितने भी हमारे जो ह्यूमन मेड है ना, जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, है ना, जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होते हैं वो इसी में लगाए जाते हैं, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो इसी में लगाए जाते हैं, किस में, आयनोस्फीयर में। ठीक, और ये एक ऐसी लेयर है दैट इज यहीं से जो रेडियो वेव्स हैं, है ना, जो रेडियो वेव्स हैं वो वापस होती हैं, यहीं से रेडियो वेव वापस होती हैं यानी लौटती हैं। ठीक है, रिटर्न होती हैं यहीं से, और इसीलिए इस लेयर को जाते हैं कि दैट इज अ यूज फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है, ये कम्युनिकेशन के लिए है, ये कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है इसका इम्पोर्टेंस, किसका, आयन मंडल। एक्सोस्फीयर का ऐसा कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पे नॉर्मली जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, रिसर्च लोग करते हैं, वो जाते हैं, वो अपना जो भी है सैटेलाइट वगैरह जो भेजते हैं वो भेजते हैं, लेकिन हमें जो मेरे काम की, हमारे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो काम की चीज़ें हैं वो यही हैं कि हाउ मैनी लेयर इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कितनी परतें हैं। तो एटमॉस्फेयर में कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। पहली परत को होमोस्फीयर भी कहते हैं, कहीं कहीं बुक्स में लिखा देखा होता है। तो पहली बात 5 परतें हैं, पांचों परतें क्षैतिज अवस्था में हैं, मतलब इस तरह से हैं, क्षैतिज अवस्था में। ठीक है, और सबकी जो हाइट है वो डिफरेंस है,
डिफरेंट है, सबकी हाइट डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। तो सभी की हाइट डिफरेंट है। और दूसरी बात है कि ये जो कंपोजिशन है वो भी अलग अलग है। जैसे मैंने बोला कि जितनी भारी गैसें होंगी वो सारी की सारी ट्रोपोस्फीयर में होंगी, है ना, ऊपर जाए डेंसिटी कम होती है। तो ये हमने बताया। तो कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा तूफ़ान कहाँ आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा टाइफून कहाँ आते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि तूफ़ान कहाँ आते हैं, तूफ़ान किस लेयर में है, तो इस तरह से वो बना सकते हैं क्या कि मध्यमंडल, है ना, समताप मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल, या इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। तो सबसे ज़्यादा तूफान किस में आते हैं, ट्रोपोस्फीयर में। तो ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो कुछ बातें क्लियर रखना वो ये हैं कि ये 5 लेयर हैं नॉर्मली, और ये लेयर के फॉर्म में है। इनका जो हाइट है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है, जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर हाइट कम होगी, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर हाइट ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या यूज़ है, क्या हो सकता है, बताएं। सबसे पहली बात है कि इम्पोर्टेंस का जो यूज़ है वो लाइफ ऑन द अर्थ, लाइफ सर्वाइव फॉर, है ना। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है लाइफ ऑफ अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। यानी पृथ्वी पर जो जीवन है वो हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से ही है, ठीक है। एक स्पेशल कंपोजिशन है। दूसरा पॉइंट क्या है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरितगृह प्रभाव के लिए। हरितगृह प्रभाव क्या होता है मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। जो रेडिएशन सूर्य से आती हैं, जो विकिरण सूर्य से आते हैं, उनमें से कुछ विकिरण को हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा रोक लिया जाता है, और उसी रोके हुए विकिरण से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। इसी रोकने की प्रक्रिया को, यानी विकिरण को रोकने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी बात है टेम्परेचर बैलेंस। टेम्परेचर बैलेंस, नहीं, टेम्परेचर बैलेंस भी रहता है। अगर जैसे मान लीजिए कि किसी एरिया में एटमॉस्फेयर नहीं है, सपोज करो कि जैसे हाइट पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर बैलेंस नहीं रहता, वहाँ पे टेम्परेचर ये नहीं होता है, 20 डिग्री नहीं होता है, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, कभी कभी -40 डिग्री, 0 डिग्री, 5 डिग्री, ठीक, ये चला जाता है। तो टेम्परेचर का बैलेंस नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि वही है जो हमारे पास एक संतुलन बना के रखेगा। उसके बाद एटमॉस्फेयर इज यूज फॉर एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। एनिमल और प्लांट्स के लिए ये यूजफुल है ना। वायुमंडल
एनिमल और ये प्लांट्स के लिए यूज़फुल है। ठीक है, क्या हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक, तो ये सारे एटमॉस्फेयर के यूज़ हैं। तो ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें कैसे चीज़ें होती हैं और क्वेश्चन का क्या बन सकते हैं। कभी आपसे पूछेगा कि एटमॉस्फेयर में कौन सी वो लेयर है जो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करती है, यानी एटमॉस्फेयर में कौन सी वो परत है जहाँ से जो संचार के लिए उपयोगी, अगर मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में अगर ये जो आयनोस्फीयर नहीं होता, आयन मंडल नहीं होता, तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, है ना। हमारे जो भी मोबाइल फ़ोन से बात होती है, जो भी चीज़ें हम हमारी टीवी चलती है ना, टेलीविज़न है, जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी सेटेलाइट से जुड़ी हुई हैं। तो जो चीज़ें सेटेलाइट से रन होती हैं वो कभी भी नहीं चल पाती अगर आयन मंडल नहीं होता तो। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था। तो सीधा सीधा मैं समझा दे, एक बार मैं इसको रफली कर लेता हूँ। जैसे हमने कहा एटमॉस्फेयर, तो हमने इसमें तीन चीज़ें समझी, तीन चीज़ें हमने आपको इनमें डिस्कस की हैं। वो कौन, एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ पूरे टॉपिक को, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों को। सबसे पहले हमने समझा कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। तो कंपोजिशन क्या है, इस पर हमने बात की। ठीक है, फिर हमने देखा, फिर हमने समझा स्ट्रक्चर यानी संरचना, इस पर हमने बात की। फिर हमने समझा क्या, इसका इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, इतने चीज़ों में हमने समझा। कोई भी कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए हम कंपोजिशन, जैसे मैंने कहा कि किन चीज़ों से वो बना है, तो मैं फिर एक बार बता दूँ, तीन चीज़ें थी इसमें, गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल हैं और वाटर वेपर है। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा, हमने इनकी मात्रा भी बताई, सबको डिस्कस किया। फिर हमने कहा गैसेस का क्या क्या यूज़ है, वो हमने बताया कौन कौन सी गैसेस हैं। फिर हमने कहा डस्ट पार्टिकल का क्या यूज़ है, डस्ट पार्टिकल जो है वो 1% से भी कम है। फिर हमने कहा कि वाटर वेपर का क्या यूज़ है, इसको भी हमने बताया कि जल वाष्प का क्या यूज़ है टेम्परेचर में। फिर हमने कहा कि संरचना, हमने कहा कि इसमें 5 लेयर हैं, 5 लेयर हैं, है ना। 5 लेयर मैंने आपको बताई कि वो 5 लेयर कौन कौन सी थी। तो एक थी ट्रोपोस्फीयर, एक थी स्ट्रेटोस्फीयर, एक थी मेसोस्फीयर, एक थी आयनोस्फीयर, एक थी एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये तो 5 ये लेयर थे उसमें एटमॉस्फेयर में। ठीक, फिर हमने इम्पोर्टेंस की इसमें बात की। तो ये पूरा टॉपिक हमारा 2 क्लासेस में कंक्लूड हुआ है। आगे अगर कोई भी आपको ऐसा कुछ डाउट हो, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके बनते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं कि कौन सी गैस कितनी है ना, कौन सी गैस कितनी है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। जैसे एटमॉस्फेयर में, जैसे आपसे पूछा जाए, वो जैसे आपके पूछे कि एटमॉस्फेयर में इनमें से सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, O2 है ना, O3 है, N2 है या CO2 है, ऐसे यही है। ये क्वेश्चन साइंटिफिक है। ठीक है, इन्हें पूछा जाएगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, मैक्सिमम। तो अगर ये सब क्वेश्चन होगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, N2। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। ये आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, इजी नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा टफ बना रहा हूँ धीरे धीरे। उसके बाद मैंने क्या बोला
इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा कौन सी वो गैस है जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, जीवन के लिए। वैसे तो सभी ज़रूरी हैं, लेकिन नॉर्मली जो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए उसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते, वो है ऑक्सीजन यानी O2। O2, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कौन सी वो गैस है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है, कौन सी वो गैस है, तो वो है O3। O3, ठीक है। फिर क्वेश्चन आएगा कौन सी वो गैस है जो सिर्फ प्लांट यूज़ करते हैं, वो है नाइट्रोजन, ठीक है। फिर आ गई नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोफिक्सेशन में। फिर आएगा कौन सी ऐसी गैस है जो वायुमंडल को गर्म करती है सबसे ज़्यादा, सबसे तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी से वायुमंडल को कौन सी गैस गर्म करती है, तो फिर आ गया वो CO2, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। एटमॉस्फेयर की जो CO2 का लगभग 99% जो पार्ट है वो ट्रोपोस्फीयर में है, ट्रोपोस्फीयर में यानी क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा, मतलब ये भारी गैस है तो सबसे ज़्यादा ये यहीं पर पाई जाती है, ठीक। तो चलिए बाकी हम लोग जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करेंगे, वो करेंगे इंसुलेशन एंड टेम्परेचर और हीट बजट, ठीक है। ये 3 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में करने वाले हैं। थैंक यू।